नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे केमिस्ट्री का जो सेकंड सेमेस्टर है ना, इनका तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो चैप्टर ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। आई होप आपने देखा होगा। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आप जरूर इनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका सिलेबस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, सीखते रहिए। एक टाइम ऐसा होगा कि जब आप गर्मी के टाइम में आप कॉलेज नहीं जा पाएंगे, तब ये बहुत काम का वीडियो है। कम से कम आपको पढ़ने का मटेरियल अगर आपको मिल जा रहे हैं अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा आपको कोई बताने वाला अगर मिल जाए, तो आप उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है। अगर फ्रेंड चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। राइट ना। तो चलिए बच्चों, आज देखेंगे हम लोग तीसरा इनका चैप्टर है, ये पहला यूनिट है। इसके बाद जो कल से क्लास हमारा जो चलेगा है ना, ये लेक्चर नंबर 4 होगा। और इसके इस चैप्टर में एक लेक्चर और मैं बना दूंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में ये दोनों ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट तो नहीं होगा। तो दो लेक्चर में ये हमारा तीसरा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होगा। फिर जो हमारा दूसरा यूनिट चलेगा, जो चौथा चैप्टर होगा, राइट ना, तो उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, उनको देख करके बच्चे परेशान होते हैं, उनको लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर बच्चे अगर अच्छे से करें, मेहनत करें, इनको समझे चीज़ों को। मेन काम है आपको समझने की कोशिश करना है, राइट ना। अगर आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको भगवान भी नहीं समझा सकता। अगर आपको कोई सामने वाला आदमी, कोई भी टीचर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बता रहा हूँ, उसका मीनिंग भी बता रहा हूँ, तो यही चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट ना, अगर आप माने तो। राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, आपके जो भी दोस्त तैयार रहेंगे उनको आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। और मैं पूरा हेल्प करूंगा आप सभी के लिए पढ़ने के लिए। एक समाज सेवा के लिए हमको बहुत अच्छे ढंग से काम करना है, और ये सभी आप सभी सपोर्ट करेंगे तो जरूर हमारा चैनल भी आगे जाएगा। राइट ना। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इनका तीसरा चैप्टर क्या है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, व्हाट इज दिस, क्या होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इनको हिंदी में कहते हैं अजली विलायक। क्या होते हैं, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में हैं, केमिस्ट्री हो चाहे बॉटनी जूलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उनमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप हिंदी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों साथ में आप इंग्लिश भी लेके चलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, जिस टाइम हम लोग एमएससी किए, मतलब मैं एमएससी किया बिलासपुर से, सीएमडी कॉलेज बिलासपुर से, तो हिंदी तो हम लोग पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन वहाँ हर बुक आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, एमएससी का जो बुक है ना। और केमिस्ट्री तो ऑलरेडी हर बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं बहुत हार्ड विषय है, इनको तो पढ़ना ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है, हर विषय अपने आप में हार्ड है और इजी भी है। अगर आप समझने लगे तो इजी है, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वो आपके लिए हार्ड हो जाता है। राइट ना। तो जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे चीजों को, तो आप उनको हिंदी में जैसे आप जान रहे हैं, तो उनको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं से आप आदत बना लीजिए। जिस टाइम हम लोग बीएससी किए, उस टाइम में हम लोग इंग्लिश को उतना ध्यान ही नहीं देते थे। टीचर उतना उनको बताते ही नहीं थे, लेकिन वहीं से हमने सबक लिया कि जब भी हम पढ़ाएंगे बच्चों को, चाहे स्कूल में पढ़ाएं चाहे कॉलेज में पढ़ाएं, लेकिन हमको साथ में इंग्लिश को भी लेके चलना है, कि इसका इंग्लिश मतलब क्या होता है, ये हमको जानना चाहिए। चलिए देखते हैं। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और जो मैं बात बोलते जा रहा हूँ ओरली, उन चीजों को आपको बच्चों ध्यान रखना है, कि सर जो जो बता रहे हैं उन चीजों को आपको पकड़ के चलना है। राइट ना। ये जो लिखा हुआ चीज है, ये तो जितना कहानी लिखा हुआ है, कथा कहानी टाइप का पूरा चीज है, वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। राइट ना। और इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, 8818867195। इस पर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप में आप मुझे हाय सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा बोलेंगे, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। राइट ना। ये बहुत लंबा पीडीएफ है, 405 पेज का ये हमारा पीडीएफ है। ठीक है। तो उनको आप देख सकते हैं। अब मार्केट में तो ये बुक अवेलेबल है, अभी शायद आ गया है ना। ये तो हम लोग को जो पब्लिश करने वाले आते हैं ना, और मतलब बुक वाले आते हैं, उन लोग दिए हैं, है ना, तो तुरंत मुझे मिल गया है ना। और मार्केट में शायद ये किताब नहीं है ना। चलिए देखते हैं।
नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे विलायक जिस पर वाटर ना हो, राइट ना। जली का मतलब, एक्वस का मतलब होता है जलीय, जिसमें वाटर हो, है ना। तो उनको हम लोग एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। बट हमारे पास अगर मान लीजिए उसमें वाटर ना हो, वाटर मिला हुआ ना हो, तब हम लोग उनको कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, कहेंगे अजलीय विलायक कहेंगे। इतना बात तो समझ में आ गया। देखते हैं, हम जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन क्या है। जो वाटर होता है ना, यूनिवर्सल विलायक होता है, सॉल्युबल होता है, मतलब सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यह बहुत मात्रा में, यह बहुलता में सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, हर जगह वाटर ही पाए जाते हैं। आपके बॉडी में भी जब आप खाना खाते हैं तो विलायक की तरह वर्क करने वाला कौन होता है, सॉल्वेंट की तरह काम करने वाला वाटर होता है। इसकी द्रवी जो अवस्था होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहती है ना। आप जानते हैं पानी कितना में उबलता है, 100 में, है ना। बर्फ कितना में, 0 डिग्री सेल्सियस में रहती है। जो सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, जल में ना केवल अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, बल्कि कई ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं वो भी मिले होते हैं, मतलब सॉल्युबल होते हैं, विले होते हैं। थोड़ा पढ़ रहे हैं कि वाटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी ले रहे हैं, बाकी और देखेंगे। ये पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, बट ये आपको बेसिकली जो नॉलेज है उसके बारे में वो आपको बता रहे हैं, और आपको डीपली पढ़ना है चीजों को, ठीक है। और देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए यौगिक के जो अणुओं का टूटना या वियोजन होना आवश्यक होता है। जल एक प्रबल ध्रुवीय यौगिक होते हैं। अब ये ध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जो प्लस और माइनस में डिवाइड होते हैं उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे वाटर को अगर हम तोड़ेंगे तो H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। यही कह रहा है कि ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे HCl होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, राइट ना। इसीलिए अकार्बनिक लवण, अम्ल या क्षार इसमें आयनीकृत होते हैं तथा अभिक्रिया को सुगम बनाते हैं। अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद को जल से पृथक करना भी आसान होता है, क्योंकि जल वाष्पीकृत हो जाते हैं। इतने सारे बातें आपको मैंने बता दिया, इनका इंट्रोडक्शन। अब कौन कौन वैज्ञानिक क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ आप थोड़ा सा आप इनको बच्चों पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन को मैंने ऊपर को थोड़ा सा आपको बता दिया, और थोड़ा सा नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैज्ञानिक का नाम को आप थोड़ा सा देख लेंगे, 1 मिनट वीडियो को रोक करके, है ना। फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पूरा सेम टू सेम लिखना नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये चीजें आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो वीडियो आपका 10 मिनट का वीडियो आधा घंटा चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो काफी लंबा हो। 20-20 मिनट, 10-10 मिनट का वीडियो में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होते जाए, राइट ना। चलिए और देखते हैं। जल के समान ही गुण रखने वाले इन द्रव, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है SO2 आदि को अजलीय विलायक कहा गया। अन्य अजलीय विलायक के बारे में भी अध्ययन किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से द्रवीय रूप में पाए जाते हैं H2S, BrF3, हाइड्रोजन साइनाइड है, NH2 है, NH2 और NH2OH, मतलब इसका नाम है हाइड्रोक्सिलेमिन, जो स्वतः ध्रुवीय यौगिक होने के कारण क्रियाकारी विलेय पदार्थ का आयनीकरण करने में सक्षम है। कार्बनिक द्रव एथिल एल्कोहल यद्यपि अल्प ध्रुवीय है, किंतु विलेय होने वाले पदार्थ का आयनीकरण नहीं कर पाता। इस तरह से थोड़ा आप इंट्रोडक्शन जरूर करेंगे। देखते हैं अगर हम लोग इनको कैसे ये आयन में कन्वर्ट होते हैं। काफी अच्छा नॉलेज है। आप प्लीज एक बात मेरा आप सभी मान लीजिए, आप मात्र 1 से 2 महीना मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। आप फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1 से 2 महीना में आपने 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, और अभी आप BSc में हैं। तो जो 11वीं 12वीं में आपने जितना चीज मिस किया है, जितना चीज को आपने छोड़ा है, और जो चीज आपने नहीं समझा है, तो आप 1 से 2 महीने के दौरान आप मुझे बताएंगे कि इतने सारे आप मेरे क्लास देख लिए, पढ़ लिए केमिस्ट्री में, तो एक चीज तो क्लियर हो ही जाएगा कि आपने मेरे क्लास से कितना चीज सीखा है। ये मुझे आप जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहे हैं बच्चों, लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे उनको अच्छा लग रहा है, राइट ना। चलिए देखेंगे और देखते हैं। ये वाटर देखते हैं, वाटर कैसे टूटते हैं। देखिए यहाँ, यहाँ वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर H3O+ आयन और OH माइनस में टूटा है। यहाँ पर अमोनिया का बात करें तो यहाँ पर NH3 है, अमोनिया का फार्मूला ये देख सकते हैं, प्लस माइनस कैसे डिवाइड हो रहे हैं।
ये सब फार्मूला है, इतना तो सब जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला कौन नहीं जानते, हर बच्चा जानते हैं, राइट ना। और ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पर, है ना, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, SO2, ये कैसे टूटते हैं यहाँ पर। इसके जो मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ पर कितने रख दिए गए हैं, 2 रख दिए हैं, है ना। तो ये कैसे टूट सकते हैं आपने देखा। और देखते हैं, हाँ इतना आप समझ गए। अब इतना को हमको नहीं करना है, ठीक है, इतना ज्यादा चीज हमको नहीं करना है। अब नीचे हमको देखना है, यही चीजें आप ध्यान लगा के रखते जाएंगे। और हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, हेडिंग हेडिंग को लिखते जाइए कि एक्वस का मतलब सर ने क्या बताया, और यहाँ पर कौन टूटते हैं, ध्रुवण का मतलब सर ने क्या बताया। वही चीजें आप एकदम मेन जो उसका रस है, जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है, उनको आप नोट डाउन करते जाइए। देखिएगा आप एक दिन हमसे ज्यादा होशियार हो जाएंगे केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, विलायकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स। जो सॉल्वेंट होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, आप समझते हैं। इसके बीपीएमपी क्या होते हैं, बीपीएमपी का मतलब, एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी का मतलब क्या होता है, बी फॉर बॉइलिंग और पी फॉर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उनको हिंदी में कहते हैं गलनांक और क्वथनांक कहते हैं, राइट ना। तो ये क्वथनांक क्या चीज होते हैं, जिस ताप पर कोई चीज उबलने लगते हैं, है ना, वो उसके क्वथनांक है। और जिस ताप पर कोई चीज क्या होते हैं, गलने लगते हैं, वो उसके गलनांक है। और एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आप जरूर जानते होंगे, पढ़े होंगे, एक वायुमंडलीय दाब पर, है ना। ये सब चीज आपको मेन चीज जो समझना है, जिस ताप पर कोई चीज उबलने, मतलब भाई कोई चीज उबल रहा है तो उसमें क्वथनांक देख रहे हैं, और कोई चीज गल रहा है तो उनमें हम लोग क्या देख रहे हैं, गलनांक देख रहे हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, गलनांक और क्वथनांक में क्या डिफरेंट होती है। गलन एवं वाष्पन की गुप्त जो ऊष्मा होती है, ये क्या होते हैं, विस्कोसिटी क्या होते हैं, श्यानता क्या होते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे। और विद्युत सुचालकता क्या होते हैं, और स्वतः आयनन क्या होते हैं, उनको हमको देखना है। चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा से। देखिए, तो हम पढ़ के आ रहे हैं, पहली बात तो ये समझना है। तो हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो ये सॉल्वेंट के बारे में हमको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर गलनांक अथनांक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव पर, सॉरी, कमरे के ताप एवं दाब पर विलायक का द्रव अवस्था में रहना जरूरी है। यह आदर्श स्थिति सभी विलायकों के लिए संभव नहीं है, फिर भी कुछ विलायक जो कि उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं नीचे सारणी में दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर गलनांक अथनांक किसका किसका कितना कितना होते हैं, राइट ना। तो उनको आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब ये नीचे का जितना दिया है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो हमको हेडिंग हेडिंग को थोड़ा थोड़ा लेकर के चलनी है, राइट ना। और पढ़ेंगे तो आप ही, मैं यहाँ आपको दिखा दिया थोड़ा से। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं गुप्त ऊष्माएं क्या होती है, उष्मीय जो ध्रुवीय विलायक संगुणित अवस्था में होते हैं। अब संगुणित क्या है, तो संगुणित का मतलब है एक जगह इकट्ठा होना, है ना, एक जगह कलेक्ट होना। इसलिए इनकी जो गलन उष्मा होती है गुप्त उष्मा, तथा वाष्पन का गुप्त जो उष्मा होती है ना, का मान क्या होते हैं बच्चों, अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए 1 मोल वाटर होते हैं H2O, उनका मालिकुलर वेट कितना होता है, 18 होते हैं। ये 18 कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन के पीछे कितना हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, वो होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का 2 निकला था, तो दोनों मिला के कितना होगा, 18। को जब 273 केल्विन ताप पर, ताप वाले बर्फ मतलब ठोस अवस्था में 273 केल्विन ताप पर वाले जल में जब परिवर्तित करने के लिए, है ना, 6.00 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह बर्फ के गलन की ऊष्मा है, जिनकी इकाई कितनी होती है, किलो कैलोरी मोल -1 होती है। तो ये आपने देखा कि गलन और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा क्या होती है। नीचे में और इंपॉर्टेंट मिलेंगे, और ये तो 2 हो गए। ट्राउटन देख लेंगे, अगर आप समझ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा इनको देखेंगे आप, तीसरा को सीधा। विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता क्या होती है, इस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जानते हैं आप। अच्छा, विलायक होने के लिए जो विस्कोसिटी होती है कम होनी चाहिए। कम विस्कोसिटी वाले विलायकों में क्रियाकारक अणुओं की गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी अधिक होगी, जिससे अभिक्रिया बहुत सरल ढंग से हो जाएंगे।
बस इतना आपको लिखना है। और थोड़ा सा आप एग्जाम्पल दे पाए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला, सिर्फ ये बोला कि जो आपका विस्कोसिटी होती है ना, उनको अच्छा अगर विलायक हो तो उसके लिए इसका मान को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आया ना, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं चौथा, द्विध्रुव आघूर्ण तथा डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। थोड़ा सा देखते हैं इनको क्या बोले। जो विलायक जितना अधिक ध्रुवित होगा उनका ध्रुवण आघूर्ण भी उतना क्या होगा, अधिक होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। ऐसे विलायक विलय क्रियाकारक पदार्थ का ध्रुवण कर सकता है जिससे उनके आयन का मार्ग प्रशस्त होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान यदि अधिक होगा, है ना, तो विलय क्रियाकारक पदार्थ का विद्युत अपघटनीय व्यवहार अधिक होगा। एकदम करेक्ट। विलेय पदार्थों का आयनन अधिक होने से वह विलायक अणु के साथ एसोसिएट होगा। एसोसिएट मतलब संबंध रखेगा और संकरण बना लेगा, संकरित हो जाएगा। संकरित मतलब मिक्स हो जाएगा। ऐसे होने पर विलेय क्रियाकारक की विलेयता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। अब एक आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास HCl है और यहाँ पर क्या है मेरे पास वाटर, है ना, या मेरे पास है कोई और, जैसे कि हमने नमक लिया, NaCl लिया, नमक लिया, है ना। NaCl, नमक का फार्मूला क्या होता है, Na, है ना, और Cl। इतना तो समझ जाएंगे, NaCl, ठीक है। ये छोटा वाला ए है ना, ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, NaCl हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने इनको वाटर में डिजॉल्व किया, वाटर का फार्मूला क्या होता है, HO, और ये होता है H, मतलब H2O होता है ना। ये प्लस में बनता है और ये क्या बनता है, माइनस बनता है। OH माइनस होता है और ये प्लस। ये सोडियम प्लस बनता है और ये क्या बनता है, माइनस बनता है। जैसे हमने दोनों को रिएक्ट कराया, मतलब वाटर में डिजॉल्व कर दिए, किसको, NaCl को, तो ये क्या हुआ, सोडियम यहाँ पर किसको माइनस में लेके बैठा है, Cl को। लेकिन जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो सोडियम किसको लेके चला जाएगा, OH को। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, रिएक्शन में, प्रोडक्ट में। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये द्विध्रुव हो रहा है। द्विध्रुव कहने का मतलब दो ठो ध्रुव, दो ध्रुव कहने का मतलब दो ठो इनका जो पोलर साइज है, एक प्लस और एक माइनस। तो उससे क्या होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कब काम करते हैं, जब प्लस और माइनस जनरेट होते हैं, तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको देगा ही नहीं, है ना। हाँ, ये थोड़ा जो टेबल दिए हैं उनको थोड़ा थोड़ा से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट का। कितना अच्छा चीज लिखा है, ये बहुत काम का है। आगे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो का मतलब क्या समझे और आयनाइजेशन का मतलब क्या समझे। आप मेरे वीडियो में अगर बने हैं तो मीनिंग को आप समझिएगा। ये जो लिखावट है इनको तो आप समझेंगे, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो मैं बोलते जा रहा हूं उनको आपको अच्छे ढंग से समझना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, आयनाइजेशन का मतलब आयन बनना। आयन का मतलब जो प्लस और माइनस में डिवाइडेड होते हैं, डिवाइड होते हैं, जो प्लस और माइनस बन जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बच्चों आयनाइजेशन। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक क्या होते हैं, माइनस। लेकिन जो ऑटोमेटिक हो उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटो आयनाइजेशन कहेंगे, स्वतः आयनन कहेंगे। देखते हैं, यदि विलायक में ऑटो आयनाइजेशन होता है तो आयनिक विलेय पदार्थों के जो आयन हैं विलायक के आयनों से संबंधित हो जाते हैं। यदि कोई विलेय पदार्थ विलायक को धन आयन प्रदान करता है तो उसका व्यवहार क्या होगा बच्चों, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। देखते हैं, अगर यहाँ क्या बोल रहे हैं एक बार और। यदि कोई विलेय पदार्थ विलायक को, है ना, धन आयन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, धन आयन प्रदान करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर HCl है, ये एसिड है, और विलायक है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, एक H प्लस आयन, एक हाइड्रोजन किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये क्या बन गए, धन आयन बन गए। और यहाँ पर क्या बन गए, क्लोराइड माइनस आयन बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अम्ल का काम कौन कर रहा है, HCl। विलायक का काम कौन कर रहा है, एसिटिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर वही बात ऊपर में बोले गए हैं कि ये स्वतः क्या हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पदार्थ विलायक को ऋण आयन प्रदान करते हैं, जो पदार्थ विलायक को
ऋण आयन प्रदान करते हैं वह क्षारीय व्यवहार वाला होता है। देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हर बच्चे को पता होना चाहिए। इतना तो आप पढ़िए जी कि एसिड कौन है, बेस कौन है ना। इतना भी आपको पता नहीं कि एसिटिक एसिड का फार्मूला पता नहीं, काहे चीज का आप बीएससी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप केमिस्ट्री लेके, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप। शर्म करना है हमको, तो थोड़ा देखना है हमको, पढ़ रहे हैं हम तो इतना मालूम होना चाहिए, बुरा मत मानिएगा, है ना। मेरा काम है डांटना, डांटूंगा नहीं तो कैसे आप सीखेंगे आगे। आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो ये तो बताना पड़ेगा हमको। देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, विलायक है अमोनिया। तो यहाँ कहा क्या है, जो पदार्थ विलायक को ऋण आयन में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, NH3 था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया NH2 में, है ना। और यहाँ पर ये बना लिया, यहाँ का एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया OH को, तो ये बन गया वाटर, और ये सोडियम बेचारा अलग हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास विलायक को ऋण आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कौन कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर क्षार कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो ये उसी बात को कहा है कि जो विलायक को, विलायक यहाँ अमोनिया है ना, जो पदार्थ क्या कर देता है उनको ऋण आयन में कन्वर्ट, इसको कर दिया, तो जो कन्वर्ट कर रहा है वो हमारा क्या है, बेस है। बेस मतलब बेसिक नेचर रख रहा है। इतना रिएक्शन को आपको समझ में आ गया। अब केट आयन एन आयन क्या होता है, एन आयन का मतलब होता है ऋण आयन, है ना, और केट आयन का मतलब होता है प्लस आयन, है ना। तो यहाँ पर जो एन आयन बना है, एन आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है एन आयन, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा और है, इनको देख ही लीजिए, यहाँ सीधा सीधा 2-3 टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं विलायकों के प्रकार तथा उनके सामान्य अभिलक्षण, कितना है थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, चलिए थोड़ा से और देख लेते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से थोड़ा लंबा लंबा वीडियो देख करके, 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो एकदम छोटा छोटा क्या बनाए, बच्चे थोड़ी हैं आप तीसरी क्लास के कि हम आपको छोटा छोटा वीडियो बना के देंगे 2-2 मिनट का। अगर आपको पढ़ना है भाई वीडियो को, तो आपको तो देखना पड़ेगा, और नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो को तो आप देख ही सकते हैं। पिक्चर देखने में तो आप मोबाइल के वीडियो देखते हैं तो आप आधा घंटा से लग जाते हैं, उसमें तो आप बिल्कुल टाइम दे सकते हैं। लेकिन आपके भविष्य के बनने का हम बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देखेंगे भाई, बताइए क्यों नहीं देखेंगे, देखना चाहिए ना। अब मैं ये किताब को पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक टॉपिक यहाँ कई टॉपिक क्लियर हो रहा है। चलिए और देखते हैं, विलायक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और इनका लक्षण देखेंगे। फटाफट देखते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं हेडिंग हेडिंग को बता रहा हूँ, बाकी मार्केट में जो बुक है वहां से आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्लीज एक कॉपी रखिए, नोट डाउन करते जाइए यूनिट बाय यूनिट, है ना। प्रोटिक तथा प्रोटॉनिक, प्रोटॉनिक जो सॉल्वेंट होते हैं क्या होते हैं। अब ये प्रोटिक का मतलब क्या समझे, जिसमें हाइड्रोजन होता होगा, है ना, ये समझ रहे हैं। पहला है इनका, अलग अलग इनको डिवाइड किए गए हैं प्रोटॉन के आधार पर, है ना। ये दो ही प्रकार के हो सकते हैं, प्रोटोजेनिक अर्थात प्रोटॉन दाता विलायक जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा प्रोटोफिलिक विलायक अर्थात प्रोटॉन स्नेही विलायक जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास अम्लीय नेचर रखने वाला, हमारे पास कौन है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, HF HCl एसिटिक एसिड, ये सब को जानते हैं आप, है ना। और यहाँ पर प्रोटोफिलिक क्षारीय प्रकृति के विलायक के रूप में कौन होते हैं, अमोनिया होते हैं बिल्कुल, और NH3 NH2 ये होते हैं। इसका नाम क्या है देख सकते हैं, हाइड्राजीन, है ना। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझ में आ गया। ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले है प्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, ऐसे सॉल्वेंट अपने भाषा में लिख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे सॉल्वेंट को प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अम्लीय नेचर रखने वाला, एसिडिक नेचर रखने वाला, और एक तो बेसिक नेचर रखने वाला। तो एसिडिक नेचर यही आप लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखो ना, आप कौन कह रहा है ऐसे लिखो एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ये एसिड नेचर रखने वाला ये है और बेसिक नेचर रखने वाला ये है, बस खत्म, और क्या। नेक्स्ट है, सेकंड है इनका बी पार्ट है, दूसरा प्रकार है इनका सॉल्वेंट का नॉन प्रोटोनिक, है ना। नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या चीज होते हैं, इसको कहते हैं अप्रोटिक। धीरे धीरे पढ़िए। ऐसे विलायक या ऐसे सॉल्वेंट ना तो प्रोटॉन दे सकते हैं और ना ही ग्रहण कर सकते हैं। इन विलायक में हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकते हैं,
और नहीं भी हो सकते हैं, तो वही प्रोटॉन के रूप में मुक्त नहीं हो सकता। जिन विलायक में H परमाणु नहीं है वे प्रोटॉन को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना। तो ये सब चीज हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सीधा इसका मतलब क्या हुआ, नॉन प्रोटोनिक का मतलब क्या होगा, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो H प्लस आयन दान नहीं करते हैं, ना तो ग्रहण भी नहीं करते हैं, और जिसमें H प्लस आयन मुक्त होते होते भी नहीं है कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। इसका मतलब ये बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब चीज हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं। इतना चीज आपको समझ में आ गया। तीसरा है बच्चों, कितना क्लियर हो रहा है आप बताते जाएंगे मुझे, जरूर बताइए, जरूर बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। पहला है हमारे पास प्रोटिक, दूसरा है एप्रोटिक, तीसरा है उभय प्रोटिक, मतलब दोनों काम करेगा। कैसा सॉल्वेंट, उभय प्रोटिक, उभय धर्मी विलायक। एम्फी प्रोटिक क्या चीज होते हैं, एच परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, यहां देखिए हाइड्रोजन परमाणु युक्त ऐसे विलायक जो परिस्थिति अनुसार प्रोटॉन को दे भी सकते हैं या ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसे सॉल्वेंट में अम्ल मिला दिया जाए तो उससे ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेंगे, तथा क्षार मिला दिया जाए तो प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। जैसे कि वाटर, एसिटिक एसिड आदि निम्न एल्कोहल भी इस श्रेणी में आ सकते हैं। कितना अच्छा है बताइए जरा, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इनके और प्रकार बनाए गए हैं, तो कम से कम इतना को तो आप पढ़ें एक बार। तो वाटर देखिए, मैं इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताया था कि वाटर जब HCl से रिएक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था, और अमोनिया से जब रिएक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था। वाटर एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है, राइट ना। तो ये चीजें मैंने आपको ऊपर जो वीडियो में बताया वहां पर मैंने क्लियर कर ही दिया था, राइट ना। तो ये दोनों की तरह काम करते हैं। तो ये हमारे पास तीन तरह के सॉल्वेंट होते हैं, है ना। एक तो होते हैं प्रोटिक, एक तो होते हैं दूसरा अप्रोटिक, तीसरा होते हैं हमारे पास एम्फी प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये वर्गीकरण का दूसरा आधार है ना। तो ये दूसरा आधार जो हमारे पास है, आयन कारक विलायक है और अनआयक विलायक है, ये भी वही है। आप ऊपर को अगर देखें तो जो प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं उसके आधार पर, और जो नहीं होते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण का आधार है, तो वो जो ऊपर में मैंने आपको बताया ना, वही आपके एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है ना। तो उनको आप जरूर पढ़ें। और रही बात बच्चों, अगर हमको विलायक को डिवाइड करने का अगर हम बात करें तो ऊपर वाला को पूरा आप समझा दीजिएगा, है ना। प्रोटिक, अप्रोटिक, और तीसरा है लास्ट है हमारा उभयधर्मिक सॉल्वेंट, जिनको एम्फी प्रोटिक के नाम से जानते हैं, उनको आप बता दीजिएगा। उतना में आपको 3 नंबर का ये सवाल है, 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा आना नहीं है ना। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने देखा इनको काफी अच्छे ढंग से। जो हमारा सेकंड लेक्चर आएगा ये अजलीय विलायक की अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये काफी अच्छा रहेगा, और फिर अमोनिया के लिए जो विलायक का काम करते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो एक और लेक्चर में ये पूरा हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से समझा कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, है ना। तो नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, इसको हमने पूरे अच्छे ढंग से देखा और आपने समझा भी। बहुत थ्योरी का पार्ट है बच्चों, इनको थोड़ा सा कॉपरेट करिए मेरे साथ। थ्योरी का पार्ट है इसीलिए मैं इनको एकदम लिख नहीं सकता बोर्ड में, है ना। लेकिन ये यहाँ आप ज़्यादा समझेंगे क्योंकि इतना सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है, तो मैं इनको बोर्ड में कैसे लिखूंगा, है ना। मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड है पूरे एक एक चीज को आपको बताते जाऊं। और जरूर आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि हम डिजिटल बोर्ड में आप सबको अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को अपने जो भी दोस्त यार फ्रेंड है उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको सीक्वेंस से मिलेगा ना, कोई आपको सीक्वेंस में देगा नहीं। आपको जब सीक्वेंस में देने वाला रहेगा, 15 दिन बचा रहेगा, तो आपके पास समय नहीं रहेगा। तो बुद्धिमानी यही है कि आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भारती।